आइए, करंट जीके में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। और इकोनॉमिक्स क्या होता है, एक समझ की मांग करता है। आपको जो भी इकोनॉमिक्स में नोट्स बनवाए गए हैं उस नोट्स के आधार पर आप इसको समझ सकते हो। हालांकि बड़ा वाइड एरिया होता है, जब तक आप उसको गहराई से नहीं समझोगे तो इस प्रकार के आंसर देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने कभी न कभी इसके बारे में थोड़ा मोटा जरूर पढ़ा होगा। तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके और मेरे इस लेक्चर का इस्तेमाल करके आप इस बात को समझ सकते हो। सीधा क्वेश्चन जो मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ उसमें आने के चांस कम है। आने को तो सीधा आ भी सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक सीधा क्वेश्चन बनता है वो बता दूंगा आपको। आइए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि आरबीआई ने मौद्रिक नीति जारी की। इसको समझिए पहले। मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं इसको इंग्लिश के अंदर, मौद्रिक नीति। अब ये जो मौद्रिक नीति होती है ये आरबीआई डिसाइड करता है। अब इसको डिसाइड करने के लिए बकायदा एक एमपीसी होती है, मौद्रिक नीति आयोग भी कह सकते हो, मौद्रिक नीति समिति भी कह सकते हो, ये होती है। अब उसमें क्या होता है, टोटल 6 लोग होते हैं। 6 लोग होते हैं जो डिवाइड होते हैं 3 और 3 के अंदर। क्लियर? इसमें ये जो 3 होते हैं ये आरबीआई से आते हैं। ये आपको बताया हुआ है, या मैं एक शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। आपको पता होना चाहिए कि मौद्रिक नीति डिसाइड कैसे होती है। फिर हम आगे बात करेंगे मौद्रिक नीति क्या है। इसमें एक तो आरबीआई का गवर्नर होता है और 2 डिप्टी गवर्नर टाइप में होते हैं, मतलब बढ़िया वाले। और ये जो 3 होते हैं ये सरकार के व्यक्ति होते हैं। मंत्री भी हो सकता है, सरकार की तरफ से कोई इकोनॉमिस्ट भी हो सकता है। मतलब ये 3 सीटें सरकार के लिए है। पहले ये सरकार इसके अंदर नहीं होती थी, लेकिन बाद में इसको शामिल कर लिया गया। अब सरकार मौद्रिक नीति के निर्धारण में शामिल है। ये एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। और 2018 में आरएएस का जब एग्जाम हुआ था उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन आ भी गया। और उसी के आसपास क्या है, ये कुछ चेंजेस हुए थे। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि मौद्रिक नीति के निर्धारण में सरकार का हस्तक्षेप होता है, इंटरफेयर होता है। अब ये जो डिसीजन होता है ये वोटिंग के आधार पर होता है। अब 6 में से यदि 4 आ गए तो ऑब्वियसली बात है जो 4 बात कह रहे हैं वो मानी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि 3-3 का आंकड़ा आ गया तो टाई वाली स्थिति आ गई। अब टाई वाली यदि स्थिति आ गई तो फिर वही होगा जो आरबीआई का गवर्नर कहेगा। आरबीआई का गवर्नर कहेगा, वो जो कहेगा वही बात मानी जाएगी। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे ये निष्कर्ष निकला, कंक्लूजन निकला हमारे सामने कि सरकार का हस्तक्षेप तो होता है, लेकिन अंतिम रूप से सर्वे सर्वा कौन होगा? आरबीआई होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है विशेष रूप से। टाई की स्थिति में जो आरबीआई का गवर्नर कहेगा वही बात मानी जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? होगी बात सारी ये चीजें? तो ये एमपीसी होती है, मौद्रिक नीति समिति आप इसको कह सकते हो, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी। ये मौद्रिक नीति निर्धारण करती है ये। लेकिन आपके एग्जामिनर जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मौद्रिक नीति जारी कौन करता है, तो फिर आरबीआई जारी करता है। क्योंकि आप जब पढ़ोगे अखबार में तो आरबीआई ने मौद्रिक नीति जारी की। अब इसका उद्देश्य क्या होता है?
मौद्रिक नीति का उद्देश्य क्या होता है, पर्पज क्या होता है? आपको बताया हुआ है, कीमत नियंत्रण, प्राइस कंट्रोल। आप कह सकते हो महंगाई को कंट्रोल करना इसका उद्देश्य होता है। महंगाई कंट्रोल कैसे की जाती है? ये जो कीमत नियंत्रण है ये डिपेंड करता है सप्लाई ऑफ मनी पर, सप्लाई ऑफ मनी पर, ठीक है ना? पैसे की आपूर्ति पर, धन की आपूर्ति पर डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड करेगा। जैसे आपके पास पैसा आता कहां से है? पैसा कहां से आया? बहुत आसान सा क्वेश्चन है और पता भी होना चाहिए। आपके पास पैसा कहां से आता है? आता ही नहीं। चलो जवाब ही खत्म। पता होना चाहिए, आधारिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप समझ पाओगे। हाँ बिल्कुल, आपके पापा जी आपको देते हैं, लेकिन सवाल फिर वही आ गया कि आपके पापा के पास पैसा कहां से आता है? वो पैसा जो आपके पापा की जेब में आया है वो आया कहां से है? उसका जन्म स्थान कहां है? बैंक। पैसा बैंक से आता है, ध्यान रखना। वो चाहे किसी भी रूप में आए, वो बैंक से आता है। तो अब बैंक में जो पैसा, बैंक से जो आपके पास पैसा आता है उस पर अपना अपना ब्याज होता है, सारा अपना सिस्टम होता है। जैसे मान लीजिए आप लोन लेने गए, कोई भी काम होता है ना, कोई भी आप काम करते हो, आप सारे बैठे हो, कोई इक्का दुक्का कोई अपवाद निकल जाए तो एक अलग बात है, सबका संबंध किसी न किसी रूप में बैंक के साथ जरूर है। और यदि मैं इसके अंदर प्लस करूं तो मैं ये कह सकता हूं कि आपकी, तो चलो मैं नहीं कह सकता, आप तो स्टूडेंट लाइफ में हो, लेकिन आपके माता पिता ने छोटा मोटा बड़ा कैसा भी एक लोन जरूर ले रखा है। कैसे भी हो सकता है ट्रैक्टर पे लोन ले रखा हो सकता है गाड़ी लोन पे हो सकता है एजुकेशन लोन ले रखा हो सकता है किसी ने फ्रीज किस्तों पर ले रखा हो, है ना सारी चीजें। आप मेरे को एक बात बताइए, ऐसे कितने लोग हैं जो सीधा कैश देते हैं, उठा लेते हैं? जनरली नहीं मिलेंगे आपको। मुकेश अंबानी भी यदि कोई कंपनी बनाता है, कोई फैक्ट्री खोलता है, कोई कंपनी का इनोग्रेशन करता है, तो उसका आधार क्या होता है? लोन। तो बैंक से संबंध हो गया। अब लोन की बात आ गई। लोन की ब्याज दर यदि कम होगी तो आप लोन लेने के लिए आगे आओगे, और ज्यादा होगी तो नहीं आओगे। ऐसे ही होता है ना। तो सरकार अब क्या कह रही है? सरकार ने जो ब्याज की दर थी ना वो कम कर दी, ब्याज की दर कम कर दी। अब ब्याज की दर कम कर दी तो इससे क्या होगा? आप कहोगे लोन दे दो, कोई मकान बनाने के लिए लेगा, कोई गाड़ी खरीदने के लिए लेगा, कोई शादी के लिए लेगा, कोई कैसे कैसे लोन लेगा। लोन लेगा, पैसा देगा आपको। अब उस पैसे को ऐसे तो है नहीं कि लोन लिया है जी बस खर्च नहीं करना, उसको आप खर्च ही करोगे। मार्केट में जाओगे, जैसे आपने मकान के लिए लोन लिया तो सीमेंट वाले के पास जाओगे, मजदूरों के पास जाओगे, लोहे वाले के पास सरिया खरीदने जाओगे, ईंट वालों के पास जाओगे। आप सोचिए कितने सेक्टर हो गए, उनका काम चल गया, ग्राहक आ गया उनका। समझे ना बात को? ईंट वाले से ईंट उठा ली, अब उसको और ईंट बनानी पड़ेगी, मजदूर लगेंगे, उसका काम चलेगा। तो मार्केट में क्या हो गया? रोजगार पैदा हो गए, रोजगार पैदा हो गए मार्केट के अंदर, काम चल पड़ा, काम चल पड़ा। सप्लाई ऑफ मनी
आपका पैसा भट्टे वाले के पास गया, भट्टे वाले के पास वो जो मजदूर थे उनके पास गया, वो मजदूर दाल लेने के लिए इधर आया, थोड़े ज्यादा पैसे आ गए तो 10 रुपए की टॉफी और खरीद ली, पहले नहीं खरीद सकता था तो उसने टॉफी की मांग बढ़ा दी। मेरी बात को समझने का प्रयास कर, तो आप ज्यादा से ज्यादा उसको खरीदोगे, खरीदोगे तो मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो उत्पादन होगा, रोजगार पैदा होंगे, ठीक है। लेकिन ये नियंत्रण में होना चाहिए। नियंत्रण का मतलब इंडियन इकोनॉमी आपकी जेब के साथ तालमेल रखे। जेब के साथ तालमेल रखने का मतलब क्या है? जेब के साथ तालमेल रखने का मतलब ये होता है कि ऐसा न हो कि कोई वस्तु आपकी लिमिट से बाहर चली जाए। एग्जाम्पल के लिए यदि आपको मैं कहूं, यदि आपकी 20,000 रुपये 30,000 रुपये यदि आप कमाते हो महीने के, और प्याज आपको मिल रहे हैं, टमाटर आपको मिल रहे हैं 15 रुपये किलो, तो आपकी जेब इजाजत दे रही है। लेकिन आप 20-30 हजार रुपये कमा रहे हो और टमाटर हो गए 200 रुपये किलो, अब आपकी जेब इजाजत नहीं दे रही है। समझे ना? ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। उसका अपना एक क्राइटेरिया होता है, इन्फ्लेशन बोलते हैं इसको। उर्जित पटेल समिति के आधार पर जो इन्फ्लेशन थी ये ऐसी थी, इसकी जो आइडियल रेट थी 4%। 4%। उर्जित पटेल भी 4% मुद्रास्फीति की दर है, ठीक है। आपको यदि कोई कम ज्यादा करना है तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 कम और 2 ज्यादा कर सकते हो, मतलब 6% तक आप जा सकते हो। लेकिन यदि 6 से ऊपर गए, इसका मतलब जो आम आदमी है उसकी जेब से बाहर हो गए, अब वो बचत नहीं कर पाएगा। समझ में आई बात? सही। तो इसको इसी दायरे में रखने के लिए कभी हम ब्याज दर को कम करते हैं। जब हम ब्याज दर को कम करते हैं, इसका मतलब यह होता है कि हम लोन के माध्यम से लोगों की जेब में पैसा पहुंचा रहे हैं ताकि वो मार्केट में खर्च करे और उससे डिमांड जनरेट हो। अब यदि ये अनकंट्रोल हो गई और हमें इसको नियंत्रण में करना है तो हम ब्याज दर बढ़ा देंगे, और जैसे ही ब्याज दर बढ़ाएंगे हम लोन लेने से पीछे हट जाएंगे। हम लोन लेने से पीछे हट जाएंगे, इसका मतलब अब हम खर्चा कम करेंगे। खर्चा कम करेंगे, मार्केट में पैसा कम लगाएंगे। कम लगाएंगे तो मतलब इस दायरे में रहना है। इससे ऊपर चले गए तो गलत हो जाएगा, या इससे नीचे चले गए तो गलत हो जाएगा। यह भी है। पता लगा कि मुद्रास्फीति की दर 1% है, यह भी गलत है। ध्यान रखना, सभी चीजें सस्ती हो गई। सस्ती क्यों होगी? कोई खरीद ही नहीं रहा। खरीद क्यों नहीं रहा? लोगों के पास पैसे ही नहीं है। तो ले जाकर 10 रुपए में ले जा, 5 रुपए में ले जा। समझे बात को? ये होती है। तो इसको हम मौद्रिक नीति बोलते हैं, कीमत नियंत्रण। प्रत्येक 2 महीने पर जारी होती है। ये 2 महीने के ऊपर जारी होती है, प्रत्येक 2 महीने पर। अब देखिए, ये जो मौद्रिक नीति आई है, इसमें बहुत सारे चीजें होती है। CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सावधिक तरलता अनुपात होता है, बैंक रेट होती है, रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है, MSF होती है, मार्जिनल MSF होती है, सारी जो 24 घंटे का जो लोन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से जो चीज़ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है वो होती है रेपो रेट। रेपो रेट आपने अखबारों में पढ़ा होगा, इसी को ही हाईलाइट रखा गया, इसी को ही हाईलाइट किया गया। अब इसमें रेपो रेट में इसने क्या किया है, ध्यान से सुनना। 50 आधार अंकों की कटौती कर दी। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि रेपो रेट को 6% से घटाकर 5.5% कर दिया गया।
5.5% कर दिया गया। मतलब कम हो गई, रेपो रेट कम हो गई, मतलब ब्याज दर क्या हो गई, कम हो गई, तो लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे। तो आपने अखबार में एक बात पढ़ी होगी कि इस स्थिति में क्या होगा, होम लोन सस्ता। क्या ये बात आपके क्लियर हो गई कि रेपो रेट कम होने से होम लोन सस्ता क्यों हुआ? क्योंकि आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दी, इसका मतलब ब्याज दर कम हो गई, और ब्याज दर कम हो गई तो अब आप जो पैसा लोगे उस पर कम ब्याज देना पड़ेगा, तो लोग लोन लेने के लिए आगे आएंगे, मकान के लिए लोन लेंगे, समझे ना? तो होम लोन सस्ता हो गया। जब आप दूसरा पन्ना उठाओगे तो आपको वहां पर मिलेगा, लास्ट वाले पेज पर जो बिजनेस स्टैंडर्ड का होता है, शेयर मार्केट में उछाल। ऑब्वियसली बात है, शेयर मार्केट क्या है? विभिन्न प्रकार की कंपनियां काम करती है। कंपनियां कब चलेगी? जब लोग पैसा लगाएंगे, सिंपल सी बात है, तभी लगाए। पैसा नहीं होगा तो लगाएंगे कहां से? तो शेयर, जब होम लोन सस्ता होगा तो लोग पैसा लगाना चालू करेंगे। क्यों लगाना चालू करेंगे? शेयर मार्केट में जनरली हम पैसा कौन सा लगाते हैं? मोटे तौर पर समझाने के लिए, बचत वाला, जो हमारी सेविंग होती है। सेविंग कम होगी जब ब्याज दर कम होगी, तभी तो सेविंग होगी, नहीं तो सेविंग कैसे होगी? या आपके पास पैसा आएगा, ठीक है ना भाई, पैसा होगा तभी तो शेयर मार्केट में लगाओगे, नहीं तो पैसा नहीं होगा तो कहां से लगाओगे आप? तो शेयर मार्केट में उछाल आ गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, भाई सीमेंट की फैक्ट्री चलेगी क्योंकि आपने होम लोन लिया है, आपको सीमेंट चाहिए, तो सीमेंट की जो फैक्ट्री है या सीमेंट की जो कंपनी है, उसका शेयर मार्केट बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा ही यार, सिंपल सी बात है। तो उछाल आ गया इसके अंदर। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, मुद्दा ये है। और जनरली यदि आप स्टैटिक पोर्शन में देखोगे तो यही है कि आपसे पूछ लेगा, अभी जून चल रहा है ना, जून 2025 की अंतिम स्थिति के आधार पर रेपो रेट कितनी थी, तो ऑप्शन में दे देगा 5.5%, 6.5%, ऐसे दे देगा। और ज्यादा उड़ जाएगा, कितनी कमी की गई, जनरली यही आता है। आपको देगा, तिथि देगा कि इस तिथि के आधार पर बताओ रेपो रेट कितनी थी। फिर आगे यदि आपको थोड़ा एनालिटिकल पूछेगा तो ये कि रेपो रेट को कम करने से निम्नलिखित प्रभाव पैदा हो गए, वो शायद दे देगा। उसमें एक दे देगा होम लोन महंगे हो गए। अब ये गलत हो जाएगा, समझे ना? सप्लाई ऑफ मनी बाधित हो गई, बाधित नहीं हुई, खुल गई, लोगों की जेब में पैसा आ गया। ये समझ में आई बात सारी? मैंने प्रयास किया है आपको समझाने का, लेकिन मैंने आपको कहा कि इसको गहराई से समझने की आवश्यकता होती है। क्लास में आपको पूरा ये बता दिया जाता है, और जो बच्चे कर चुके हैं इकोनॉमिक्स अच्छे तरीके से जानते हो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, बैंक रेट, MSF, हम सब की बात करते हैं। अब देखो, इसका स्टैटिक पोर्शन RBI है। ये RBI एक ऐसा टॉपिक है जो हमेशा सदाबहार रहता है। यदि हम बात करें, भारत का केंद्रीय बैंक है, बैंकों का बैंक बोलते हैं इसको। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। RBI एक्ट 1934 के तहत हुई थी, शाही आयोग की सिफारिश पर हुई थी। इसका हेड ऑफिस पहले कलकत्ता था, बाद में उसको मुंबई कर दिया गया। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था ये 1 जनवरी 1949 को हुआ था। राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन, मतलब 35 में इसकी स्थापना हुई थी, तो इसकी स्थापना के लिए पूंजी किसने लगाई? ब्रिटेन ने। तो हमने 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण करके हमने ब्रिटेन ने जो पूंजी लगाई थी उस पूंजी को हमने वापस कर दिया था कि अब ये तुम्हारी पूंजी पकड़ो, अब हमारा है ये, अब बीच में इंटरफेयर मत करना। अभी जो लेटेस्ट इसकी करंट न्यूज़ है, अपडेशन जो है, वो ये है, इसके गवर्नर, इसके जो गवर्नर है
ये है संजय मल्होत्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें, विशेष रूप से राजस्थान के बच्चों के लिए, क्योंकि इनका संबंध जो है राजस्थान के बीकानेर से है। यहाँ पर आपको मैंने बहुत बार बताया है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये कौन से नंबर के आरबीआई गवर्नर है। 22वें है, 26वें है, 25वें है, 27वें है, 28वें एक्सेट्रा। ये आपको पूरा जवाब देना है मुझे, ये आपका होमवर्क है। और आरबीआई के संबंध में एक चीज़ और ध्यान रखना, स्टैटिक पोर्शन है आपका, नोट जो होते हैं उस नोटों पर किसकी आकृति बनी हुई है, ये क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। नए नोट जो है, ठीक है ना, 500 रुपए का नोट है, नया नोट आपने देखा होगा, उस पर क्या बना हुआ है, लाल किला। 500 रुपए के नोट पर 2000 रुपए का नोट तो बंद कर दिया जिस पर मंगलयान था, ठीक है ना। 10 रुपए के नोट पर किसका है, 20 रुपए के नोट पर, 200 रुपए के नोट पर, 50 रुपए के नोट पर, ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वहाँ आपको सारा करवाया हुआ है। ठीक, चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।